औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि मोहम्मद से वफ़ात उने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। माय फ्रेंड, आज हम थर्ड ईयर क्लास में जिंकम मेटेलिकम मेडिसिन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ये हमारी बहुत बड़ी मेडिसिन है और ये इस हवाले से ये बहुत बड़ी मेडिसिन है कि ये सप्रेशंस को दोबारा मसलन बाहर निकालने के हवाले से इसका बहुत रोल है। तो ये जिंकम मेटेलिकम हमारी एक मेटल से ये हमारी दवा तैयार होती है, ठीक है। इसका हम इंट्रोडक्शन एंड काजेशन पढ़ेंगे। सिनोनिम्स में जिंक या मेटेलिक जिंक भी इसको कहते हैं। सोर्स मिडिल किंगडम म्याज में इसका सोरा है। ये बड़ी अहम टॉप रैंक की एंटीसोरिक रेमेडी है, राइट। इसका टेम्परामेंट जो है वो नर्वस एंड मेलनकॉलिक है। टेम्परामेंट नर्वस पेशेंट जो होता है वो बड़ी जल्दी परेशान हो जाने वाला, ठीक है। मेलनकली इसमें गुस्सा भी, थोड़ा सा गम भी, इस तरह से ऐसी कंडीशन प्रूविंग इसकी डॉक्टर सैमुअल हनीमन साहब ने की है। इसका कंक्लूजन पर्सन्स हु सफ़र फ्राम सेरेब्रोस्पाइनल डिसऑर्डर्स, कोरिया, नर्वस, ट्रेमर्स एंड ये देखें ये कितना अहम किस्म की ये हमारी ब्रेन के ऊपर डायरेक्ट अफेक्ट करने वाली ड्रग है। द पर्सन्स हु सफ़र फ्राम सेरेब्रोस्पाइनल डिसऑर्डर्स, सेरेब्रो ब्रेन का और स्पाइनल कार्ड का, यानी बोथ आर द पार्ट ऑफ ब्रेन। तो यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम आती हैं वो ये दवा के अंडर आती हैं। कोरिया ये भी एक बहुत बड़ी इस तरह से डिजीज़ है कि पेशेंट के कंट्रोल में नहीं होती, उसकी जो मूवमेंट्स होती हैं, मसलन उसके जो मोटर नर्व्स हैं वो उसके कंट्रोल में नहीं है। उसके हाथ हिल रहे हैं तो ऐसे हिलते जा रहे हैं, इस तरह से सारा। तो उसके बाद आ जाता है नर्वस है ट्रेमर्स, ट्रेमर्स एंड ब्रेन फैग। ट्रेमर्स एंड ब्रेन फैग में आ जाता है मसलन कि पेशेंट का जो ब्रेन है, दिमाग है, वो बिल्कुल ऐसे इसको बंद सा, कोई क्लियर नहीं होती, उसकी थिंकिंग क्लियर नहीं है, उसकी इमेजिनेशन क्लियर नहीं है, सारे इस तरह की कंडीशन आती है। जब हम इसकी काजेशन को देखते हैं तो डिफेक्टिव वाइटलिटी पेशेंट की जो एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो दुरुस्त नहीं है। वो जैसे सोचना, अपनी वर्किंग करना, ऐसे जैसे कोई चीज़, किसी चीज़ ने उसको दबाया हुआ है, किसी चीज़ ने उसको कैप्चर करके रखा हुआ है, वो फ्री नहीं है। इस तरह से वो डिफेक्टिव वाइटलिटी है, उसकी जो एनर्जी है, ठीक है, वो उसका साथ नहीं दे रही बॉडी की, ठीक है। अंडर डेवलप्ड और सुप्रेस्ड एक्जेंथीमेटा एंड स्किन इरप्शंस, ये इसकी बहुत बड़ी अंडरडेवलप्ड और सप्रेस्ड एक्जेंथीमेटा ये मीजल्स लाइक इरप्शंस होती हैं, जैसे खसरे की वो दाने निकलते हैं, इस तरह से दाने होते हैं। ये अंडरडेवलप्ड का मतलब होता है कि किसी बच्चे को खसरा निकला लेकिन पूरी तरह से नहीं निकल पाया, उसकी पूरी तरह से निकल ना पाने की वजह ये होती है कि उसकी जो वाइटल फोर्स है वीक थी, या अपने उसको एंटीबायोटिक्स दे के और वीक कर दिया, जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से वो निकल नहीं पाया। तो वो पूरी ज़िंदगी वो बच्चा डिस्टर्ब रहेगा, क्योंकि ये जो इसने पूरी तरह से निकल के उसको क्लियर करना था वो नहीं केस क्लियर हो पाया। तो ये पूरी ज़िंदगी, यानी मतलब ये होगा कि आपने उस बच्चे की जो बेस है, जो दीवार की बना रहे थे, वो दीवार ही के उसकी टेढ़ी बुनियाद आपने रख दी, तो उसने टेढ़ा ही चलना है, वो सीधा होना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। आर सप्रेस्ड एक्जेंथीमेटा, या एक तो ये था कि ये पूरी तरह से निकला नहीं, या फिर निकला और आपने सप्रेस कर दिया, कोई लोकल एप्लीकेशन से, कोई ट्यूब लगा के, कोई लोशन लगा के, यानी खसरे की तरह के दाने निकले। एंड स्किन इरप्शंस, कोई भी स्किन, अब ये देखें कि पूरी तरह से खसरा निकला भी नहीं या स्किन इरप्शन बनी भी नहीं, अगर बनी तो आपने उसको सप्रेस कर दिया, या कोई भी स्किन इरप्शन, ठीक है, वो दब जाने के बाद मोस्टली जब वो दबती है तो सीधा इफेक्ट ब्रेन के ऊपर इसका होता है। मैंने बड़े बच्चों को देखा, मेरे पास एक बच्ची आ रही थी, तो 3 साल की बच्ची,
उसको फिट्स पड़ते थे, 3 नहीं 1.5 साल के बच्चे थे, उसको फिट्स पड़ते थे। तो चिल्ड्रन हॉस्पिटल वालों ने उसको एपिलेप्सी डायग्नोज करके तो एपीवाल सिरप वगैरह वो सारा कुछ लिख दिया कि इसको जनाब ये देनी है और पूरी ज़िंदगी ये चलनी है। वहीं से मेरा पेशेंट कहीं होगा उसी वार्ड में, उसने बताया कि आप हमारे बच्चों के वैसे था तो आप इसको छोड़ें, आप फलां डॉक्टर के पास चले जाएं। वो बच्चों के मेरे पास लेके आ गए। वो हैरत की बात कि वो जहाँ मेरी रहायश है वहीं कहीं मेरे महल्लेदार ही थे आसपास ही, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मैं डॉक्टर हूँ। तो वो क्लिनिक में लेके मैं क्या, हाँ आप लोग तो ऐसे ऐसे हमें तो आपका टेस्ट वहाँ से मिला। मैं क्या अच्छा चले आए। जब मैंने वो देखा हिस्ट्री ली बच्चे की, तो बच्ची को जब वो पैदा हुई तो उसके ही महीने एक बाद वो सारी एनस पे रैशेस बन गए सारे ना बच्चे को, बड़े सीवियर किस्म के रैशेस बने। तो वो नेपी रैश लगा के कुछ और ट्यूब लगा के उन्होंने उसको सप्रेस कर दी। तो उसके बाद जैसे वो सप्रेस हुए हैं तो थोड़ी देर के बाद बच्चे की फिट्स पड़ने शुरू हो गई। हिस्ट्री तो मैंने ली, मैंने तो अपने व्यू पॉइंट से लेनी थी। अब वो मैंने फिट्स की कोई दवाई नहीं दी उसको। फिट्स की आम डॉक्टर होता वो पकड़ के फिट्स की दवाई देता। फिट्स की बहुत सारी मेडिसिन आपको रिपोर्टी में मिल जाएंगी, तो मिल जाएंगी, लेकिन मैंने उसकी काजेशंस को पकड़ा। जब मैंने उसकी काजेशंस को पकड़ा, मैंने उसको जिंकम डाइलकम दी। जिंकम डाइलकम देते 3-4 दिन को 200 में 1 डोज दी है। 2-3 दिन के अंदर, ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा, 2 या 3 दिन के अंदर फिर से दोबारा उसकी वो इरप्शन अपीयर हुई हैं और बच्चे के फिट्स पड़ने ख़त्म हुए। फिर मैंने वो 1 डोज़ को 10 दिन तक ऑब्ज़र्व किया, प्लास्पो देता रहा कि कितनी देर तक ये काम करती है। और 1 डोज़ 10 दिन तक बच्ची को दोबारा, जिसको रोज़ फिट्स पड़ते थे, फिट्स कोई फिट नहीं पड़ा। फिर मैंने उसको 10 दिन फर्दर दिए, मैंने रिपीट नहीं किया उसको, तो फिर भी वो, लेकिन फिर मैंने 20 दिन के बाद रिपीट कर दिया कि चले मैं ये तजर्बात किया मैंने करने इसके ऊपर, बच्ची के ऊपर करे। तो अब माशाल्लाह उसको कई साल हो गए वो बच्ची को दोबारा फिट्स नहीं पड़े उसको। तो ये आपको ये बात क्लियर हुई कि ये जो इस तरह की इरप्शन से स्प्रेस हो जाती हैं, ये इनका मेटास्टेसिस बास का जिनका ब्रेन भी होता है वो तो उड़ा के रख देती सारा कुछ आपका। और कितनी बड़ी हेल्प होगी उस बच्ची की, वरना वो पूरी ज़िंदगी उसके हाथ में वो टेग्राल गोलियाँ होती या अबीवाल गोलियाँ होती या अपीलियम सिरप होता, यही पूरी ज़िंदगी चलते रहना था। और इनके जो केमिकल्स होते हैं इनके अपने भी तो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ना, ठीक है। लेकिन आपकी 1-2 डोजेस नहीं सारा कमाल करके रख दिया सारा। और ऐसे बेशुमार केसेस है मेरे पास, एक नहीं है, मैं तो आपको एक मिसाल दे रहा हूँ ना, बेशुमार केसेस हैं। तो बड़े धड़क हो के काजेशंस को आप चेक करें। अगर काजेशन आपको मिलती हैं, मैं जो मटीरियल मेडिकल के नोट्स भी आपको बना रहा हूँ वो भी ऐसे है। पहले मेरे टॉप रैंक पे काजेशंस होती हैं, उसके बाद वो हमारी माइंड की सिम्टम्स आती हैं, उसके बाद फिर आपकी फिजिकल जनरल सिम्टम्स आती हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरह से मैं ये करता हूँ। तो ये काजेशन अगर आपको मिलती है वो टॉप रैंक पे है, उसके मुताबिक दवाई दें तो माशाल्लाह शिफा होती है। ये तो अब तो हमारा यकीन इतना पुख्ता हो गया हुआ है, इतना पुख्ता हो गया हुआ है कि हमें कोई हमें वो मसन कि जैसे कहते हैं पत्थर पे लकीर वाला इतना पुख्ता यकीन है कि ये 1+1=2 एक साइंटिफिक फार्मूला है। जैसे इसी तरह से होम्योपैथी अपना काम करती है। अगर फेल होते ही वो पेशेंट को आराम नहीं आता तो होम्योपैथी का कोई कसूर नहीं है, वो कसूर उस डॉक्टर का है कि वो सही उसको डायग्नोज नहीं कर पा रहा, वो सही बीमारी को ढूंढा नहीं है या उसने दवा को गलत दिया, ठीक है ना, इस तरह से गड़बड़ होती है। तो ये बड़ी अहम इसकी काजेशंस हैं। आउट क्लास बच्चों में तो मैं पकड़ के मुझे थोड़ा सा शक पड़ता है, स्पेलस वाली होता है कि उसको ये किया था, ये बच्चे का पेट खराब रह रहा है, बच्चे की शक्ल ऐसे स्टंटेड सा फेस हो गया, बच्चे का फेस सही नहीं है, वो मुरझाया सा चेहरा लगेगा जैसे किसी बड़े गरीब का बच्चा है, इसको इसकी न्यूट्रिशन पूरी नहीं है। हालांकि बच्चे खासे लोग होते हैं, लेकिन पीछे में काजेशन ये होती है, वाइटलिटी डिस्टर्ब होती है। जब हम ये देते हैं तो पेरेंट्स कंप्लेंट्स करते हैं, डॉक्टर साहब इसके दाने निकल आए हैं, ओ खुदा का वास्ता भाई इसको ट्यूब ना लगा देना, कुछ नहीं करना, यही तो हम निकाल रहे थे। लेकिन ये कि डॉक्टर साहब ये बच्चा माशाल्लाह खेलता भी है, सोता भी सही है, पहले तो ये खेलता नहीं था, ज़रा सा हाथ लगा देते ऊँ करना शुरू कर देता था, अब ये बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स देता है। क्या था कि उसकी जो वाइटलिटी थी, उसकी जो वाइटल फोर्स थी, उसको ऐसे दबाया गया हुआ था, उस बीमारी ने उसके ऊपर एक पत्थर रखा हुआ था, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारी सिम्टम है स्प्रेस्ड फुट स्वेट। बाद लोगों के पाँव पे बहुत पसीना आता है, तो वो उनको ऐसी आदत होती है कि पाँव में पसीना है तो जल्दी से साख उतारी और उनको ठंडे पानी से धो लिया,
तो अगर खुदा न खास्ता वो सप्रेस हो जाए तो फिर वो भी यही ब्लडर मारता है, पाँव का पसीना भी। लिहाजा मैं अक्सर अपने डॉक्टर्स को ये कहता हूँ कि खुदारा कभी आपका पसीना आता है तो एकदम से अपने जिस्म को मत धोएं, पूरे बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मलाइज़ करें। आप पानी भी पीते हैं, आपको बहुत ज़्यादा शदीद प्यास लगी हुई, आजकल रमज़ान शरीफ चल रहा है तो हमारे पास किसी सारे गले ख़राब के आ रहे हैं, होता क्या है, ठंडा पानी एकदम से पीते हैं। और ठंडा पानी पे बंदे को चूँकि प्यास लगी होती है, वो 3 घूंट करने के बजाय एक ही घूंट में पूरा गिलास न जाता है, बाद में बीमार, और 3-4 रोज़े छूट गए तो आपका सारा कुछ गया। तो ये चीज़ें सप्रेस्ड फुट स्वेट, वाइन इवन अ स्मॉल क्वांटिटी। अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त सिम्टम है। वाइन अगर ये थोड़ी सी मिकदार में भी लेगा ये पेशेंट तो उसको प्रॉब्लम होगी। सो माय डियर फ्रेंड, आज हमने जिंक मेटालिकम की का इंट्रोडक्शन पढ़ा और उसकी काज़िशें पढ़ी। कल हम इसकी इंशाल्लाह माइंड्स में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।